स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हमने पिछली जब क्लासेस में ले रहा था तो उसमें मैंने बोला था कि जैसे ही क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी थियरी की कुछ चीज़ें तो हम लोग उस पे जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस वो हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस को करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो है कुछ कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता से हैं, और कुछ वैदिक काल, मतलब जिसको वैदिक काल वैदिक एज बोलते हैं, कुछ उससे भी प्रश्न हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। और अगर आप लोग ये सारे प्रश्न कर लेते हैं, एक या दो बार यदि आप सुन लेते हैं, एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठेंगे आपको हमारी वो सारी बातें याद आ जाएंगी, ठीक है। और आप ऐसे ही प्रश्नों को सही टिक करके आ जाएंगे। तो आप लोग जितने भी वीडियो हैं इसके बाद से एक वीडियो और शायद आएगी, तो आपका पूरा इंसिडेंट इसमें, मतलब ये आपका जब ये जो आपकी सेमेस्टर का पूरा जो हिस्ट्री है ये कवर हो जाएगा। तो आप लोग बहुत इत्मीनान से सुनिए और हम लोग एक प्रश्न करते हुए चलते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है, कब्रिस्तान एज का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है। देखिए, कुछ हड़प्पा संस्कृति में कुछ कब्र मिले, वहाँ लोगों को दफनाया गया था। तो हड़प्पा में जैसे कुछ एच टाइप के कब्र मिले, कुछ R37 जिसका नाम है वो भी मिला। वहाँ कुछ विशेष परिवार के कुछ वर्ग को वहाँ पे दफनाया गया था, हड़प्पा से मिला। जगह पूछा है इसमें, दिया है ऑप्शन हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़ और पिरोग से। तो क्या ऑप्शन होगा सही? हड़प्पा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हड़प्पा। दूसरा, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल, या जिसको कुबड़ वाला बैल भी बोलते हैं, वहां से मोहरों से बहुत ज्यादा मिला। तो क्या है ये? सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल क्या था? तो ऐसा माना गया कि वह इनके लिए एक पवित्र पशु था। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो जब भी मैं आप लोग को पिछली जब क्लास में जब मैं बता रहा था हड़प्पा सभ्यता के जो बाउंड्रीज हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरवर्ती स्थल है, जैसे क्या है मांडा, है ना ये। उसके बाद से पूर्वी सबसे क्षेत्र क्या था? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, गिरपुर। तीसरा, दैमाबाद, और चौथा सुतकांगेडोर। तो हो सकता है जैसे आलमगीर का पूछा है तो ये कौन सी नदी किनारे है, ये हिंडन। ऐसे ही कभी मांडा का पूछते तो वो चिनाब नदी होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चर्चा में भी रही थी। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी? अभी आप लोगों ने देखा, देखिए ये याद रखिएगा हमेशा, ये पूर्वी सीमा है, ये पूरब की दिशा है, तो ये क्या होगी? आलमगीरपुर। अगला, पक्की पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है, कहाँ से? तो बनावली से। यहाँ पर पक्की पक्की मिट्टी के बने हुए हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। अभी यहीं पे हम लोग देखेंगे कालीबंगा से भी कुछ हल मिले हैं, वहाँ से क्या बोलते हैं, जो जुते हुए खेत हैं उनके भी साक्ष्य मिले हैं। तो बनावली से पकी हुई ईंटों के मिले हैं। यही कुछ कच्चे जो ईंटों के घर निर्मित कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, अगर ऐसा पूछते तो हो जाएगा कालीबंगा से। इसमें बनावली होगा, ठीक। इसमें आपका हो जाएगा बनावली। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो जिसकी सबसे ज्यादा मोहरें मिली उसी की पूजा करते थे, पशुपति की। ये माना गया है कि इनका पवित्र जो है इनके देवता थे, तो ये माना गया है कि ये इनके सबसे ज्यादा इनकी पूजा करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता है? तो देखिए, हड़प्पा की मोहरों में से वृष मतलब बैल भी प्राप्त हुआ है, गज मतलब हाथी भी प्राप्त हुआ है, व्याघ्र मतलब वहां पे बाघ के बारे में भी लोग जानते थे, लेकिन गाय के बारे में नहीं जानते थे। ऐसा समझिए कि गाय वहां से भग गई और कहाँ चली गई? उसके बाद से ऋग्वैदिक काल में चली गई। तो क्या हुआ, वहां पर गाय नहीं थी, ठीक। तो ये इसका अंक नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो हमने आपको बताया था क्लास लेते टाइम कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल में है, और उसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐसे इतिहास के काल को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। और जो वहाँ पे क्यों नहीं पढ़ा जा सका है उसको, वो भाव चित्रात्मक शैली में है। तो ये चित्रात्मक वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, या सरस्वती नदी के तट पर? तो याद रखिएगा यह रावी नदी के तट पर है।
ऐसा नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता है तो मार दिए सिंधु घाटी सिंधु नदी के तट पर, नहीं, ये रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है। ठीक। अगला, सैंधव वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए, उनको सोने का भी ज्ञान था, चांदी भी था, तांबा भी था, बस उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। हम लोग, क्योंकि लोहे का आविष्कार हुआ था 600 बीसी में, और जो हड़प्पा सभ्यता है वो कब से कब तक की है? 2300 बीसी से 1750 बीसी तक के काल को क्या कहते हैं? हड़प्पा काल, हड़प्पा काल। और ये लोहे की खोज 600 बीसी में हुई। लोहे की खोज कब हुई? 600 बीसी में। तो उस समय इसका मतलब कि लोहे की खोज बहुत बाद में हुई, तब तक हड़प्पा सभ्यता वालों को इसके बारे में नहीं पता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लोहा। अगला, अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना या सामाजिक जीवन? तो देखिए, जो उनकी विशिष्टता जो है, स्पेशलाइजेशन उनका था, वह नगर नियोजन में था। क्योंकि जिस तरीके से ग्रिड पद्धति से घर बने हुए थे, नालियां जो है एकदम पूरी तरीके से ढकी हुई थी, है ना, जो रास्ते थे वो समकोण पर एक दूसरे को काटते थे, ये नगर नियोजन जो योजना थी उसकी उसकी ये सब खासियत थी, है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा नगर नियोजना। अगला, हड़प्पा स्थल की खोज खुदाई किसने की? तो ये डॉक्टर दयाराम साहनी, इनका हो सकता है नाम DR साहनी करके भी दे दे, DR साहनी, बी नहीं है, DR साहनी। ठीक, दयाराम साहनी जी थे। अगला, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ये रखालदास बनर्जी ने किया था। इसका ये ऑप्शन पूछ दे, सीधे सीधे प्रश्न ऐसे आ जाते हैं। अगला, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? देखिए, गुजरात में एक जगह थी लोथल, वहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। गोदीवाड़ा मतलब जहां पर एक तरह से पोर्ट कह लीजिए, पोर्ट कहाँ से मिला? लोथल से, है ना। तो ऐसा माना गया कि यहाँ से पारस की खाड़ी होते हुए व्यापार होता था। तो कौन सा समुद्र व्यापार का केंद्र क्या माना जाएगा? लोथल, क्योंकि वहीं गोदीवाड़ा मिला। आगे देखेंगे, इसी लोथल से धान की भूसी के भी साक्ष्य, मतलब वहां से हम लोग को मिले थे। तो यह माना गया कि चावल के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। अगला, गोदीवाड़ा का साक्ष्य किस हड़प्पीय स्थल से प्राप्त हुआ है? वही क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल। अगला, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर कैसे बनते थे? देखिए, अधिकतर जगह पर पक्की ईंटों से बनते थे, सामान्यतः पक्की ईंटों से बनते थे, लेकिन कुछ एक अपवाद भी है, जैसे कालीबंगा में, वहां पे पक्की ईंटों के घर नहीं बने थे, पक्की ईंटों की नालियां नहीं थी। बाकी जगहों पे पक्की ईंटों की नालियां हुआ करती थी। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किससे बने होते थे? पक्की ईंटों से। इन्हीं ईंटों को बाद में जब अंग्रेज यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब रेलवे का निर्माण कर रहे थे लाहौर के आसपास, तो उन लोगों ने इन्हीं ईंटों को, लाहौर से कराची, तो इन लोगों ने क्या किया, इन्हीं ईंटों को निकाल कर और इस्तेमाल कर दिया रेल की पटरी बनाने में। ठीक है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सीधा सीधा प्रश्न है ये। अगला, एक जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से पाए गए? तो ये पाया गया था कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से नहीं, हड़प्पा से नहीं, कालीबंगा से। ठीक, यहीं से हल के भी साक्ष्य मिला है, कालीबंगा से। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के बीच में पड़ता है क्या आपका? कालीबंगा। कालीबंगा मतलब काले कलर की कंघी, उससे संबंधित, काली कलर की चूड़ियां, ठीक है, वहां पे कंघी भी हुआ करता था, तो ये उससे संबंधित है। वहां पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। अगला, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था मार्टिमर व्हीलर ने। मार्टिमर व्हीलर, ये ऑप्शन होंगे। इन्होंने कहा था कि ये जो आर्य आए, उन्होंने पूरे हड़प्पा वालों को मार दिया। लेकिन क्या हुआ, ये कथन भी बाद में सही इसलिए नहीं माना गया क्योंकि सब कहीं मारे हुए तो कुछ लोगों के एक जगह पे आसपास मरे हुए साक्ष्य तो हैं, लेकिन ऐसा उन सब के जो शव मिले वो अलग अलग काल के मिले। तो मान लीजिए यदि कोई आक्रमण करेगा भी तो एक ही बार निपटाएगा या रुक रुक के निपटाएगा? एक ही बार निपटाएगा। तो इसलिए इनके इस कथन को नहीं माना गया। अलग अलग विचारकों ने अपने अलग अलग विचार दिए। जैसे तिलक जी ने कहा कि जो आर्य थे ये आए थे आर्कटिक क्षेत्र से। कुछ लोग कहे कि नहीं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से
हड़प्पा का पतन हुआ, तो सबके अलग अलग विचार है ना। अगला, किस हड़प्पीय स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं, क्योंकि वहां से धान की भूसी के भी साक्ष्य मिले। अगला, किस सैंधव स्थल से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए? ये कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा, काला जादू, इस तरह से करके आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि वहां से कुछ वो क्या बोलते हैं, ये ताबीज वगैरह भी मिले थे। तो ऐसा माना गया था कि लोग क्या थे, वहां पे अंधविश्वास शायद रखते होंगे, है ना। वहीं से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न, किस हड़प्पन स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना मिला है? तो देखिए, कालीबंगा से ही पक्की मिट्टी मिट्टी की पैमाना भी मिला है। अभी देखेंगे आगे लोथल से, फिर हाथी दांत का भी पैमाना मिला है, स्केल मिला था। देखिए, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से। अगला प्रश्न ही आपका है ना। अगला, मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ से? हड़प्पा से, चनहुदड़ो से, रंगपुर से, रोपड़ से। तो ये हड़प्पा से। मजदूर एक तरह से, मतलब ये था, एक तो विशिष्ट वर्ग था, दूसरा नॉर्मल लोग वहाँ पे रहते थे। कुछ मजदूरों के आवास अलग से बने हुए थे, उसको माना जाता था कि यहाँ पे कामगार वर्ग रहता होगा। तो हड़प्पा से उसके साक्ष्य मिले हैं, है ना। अगला प्रश्न, किस हड़प्पीय स्थल से लकड़ी की नाली का साक्ष्य मिला है? लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, आलमगीरपुर। तो ये भी कालीबंगा आपका होगा। वहां से नालियां जो हैं वो लकड़ी की बनी हुई थी, बाकी जगहों पे पक्की ईंटों की बनी हुई थी, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका। अगला, वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? संहिताएं, स्मृतियां, आरण्यक, उपनिषद। तो स्मृतियां जो हैं वो वैदिक साहित्य में नहीं शामिल होती हैं, है ना। वेद तो है ही, आरण्यक है, आरण्यक जिसको वनों में लिखा जाता था, वहीं पढ़ाया जाता था, पठन पाठन इसका वनों में ही होता था। उपनिषदीय चिंतन, ये भी वैदिक साहित्य में है। लेकिन स्मृतियां, जैसे नारद ही स्मृति है, मनुस्मृति है, ये सब स्मृतियां वेदों में, ये वैदिक साहित्य में नहीं मानी जाती हैं। अगला, वेदों को क्या कहा जाता था? स्मृति, श्रुति, वेदांत या वेदांग। देखिए, जो वेद है ये, हालांकि इसके जो संकलन करता है वो माना गया है वेद व्यास जी हैं। इन्होंने सारे वेदों पुराणों सबको इन्होंने इनका संकलन किया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वेद बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, जनश्रुतियों के माध्यम से। जनश्रुतियां मतलब सुनकर याद करने वाला। एक जन ने किसी दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, और ऐसे करते करते पठन पाठन की तरह ये आगे बढ़ता गया। और बाद में इसका वेद व्यास जी ने इसका संकलन कर दिया, उसको एक तरीके से पूरा लिख दिया। सोचिए वो कितने विद्वान रहे होंगे, है ना, कि इधर तो एक बुक नहीं याद होता, उन्होंने सारे वेदों को के बारे में लिख दिया, है ना। इतना याद रहा होगा तभी तो ये श्रुति। अगला प्रश्न, वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? मैंने जब नदियां पढ़ा रहा था वैदिक काल में, उसमें बताया था नदियों के बारे में, कि जैसे जो ऋग्वैदिक काल है, इसमें सबसे पहले चर्चा किस नदी की हुई? तो गंगा नदी। सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई? तो सिंधु नदी की, सबसे ज्यादा। दूसरी सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई? सरस्वती नदी की। और सरस्वती नदी को ही नदी तमा, माते तमा, ये सब कहा गया। उनको सबसे ज्यादा पवित्र माना गया, जिसका ऑप्शन क्या हो गया? सरस्वती नदी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? एक विलियम जोन्स साहब थे, ब्रिटिश थे। इन्होंने बताया था कि ये सब एक ही परिवार से संबंधित है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे, उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगला, उत्तर वैदिक काल में पालागल से क्या तात्पर्य था? पालागल एक संदेश वाहक होता था, जो अपना एक संदेश यहाँ से लेकर दूसरे जगह पर जाता था, ये होगा संदेश वाहक। अगला, वैदिक काल में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था? उसको पुनर्भू कहा जाता था। जैसे विधवाएं तब भी तो होती थी, तो उनको क्या कहते, वो फिर से अगर शादी हो गई तो उसको पुनर्भू कहा जाता था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। उनको किले का जीतने वाला, उनके बहुत सारे नाम कहे गए हैं। ऐसा माना गया था कि इंद्र जो थे इनके देवताओं में सबसे श्रेष्ठ थे। सबसे अधिक ऋग्वेद में इन्हीं का वर्णन भी मिलता है, 250 सूक्त उनके नाम से है। उसके बाद से फिर अग्निदेव का वर्णन मिलता है, उनके उनके नाम से 200 सूक्त है ना। फिर आपके हो जाएंगे वरुण देव, जो जल के देवता है, उनके नाम से है। तो ये हायरार्की थी। अगला, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? तो ये थी 33। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा।
फिर वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा गया है? देखिए, वैदिक काल में जो गाय थी उसको अघन्या कहा गया था, उसको सबसे पवित्र पशु भी माना गया था और सबसे जो मूल्यवान वस्तु भी उसी को मानी गई थी। वही एक तरफ से धन था, वही लोगों की संपत्ति थी। गाय चोरी होती थी तो उसके लिए युद्ध हो जाता था आपस में, है ना? और गाय के नाम से बहुत सारे नाम रखे जाते थे, जैसे दुहिता, है ना, बच्ची जो लड़की घर में जो दूध निकालती थी गाय का, है ना, इस तरह से गोधूल, गाय के नाम से बहुत सारी चीजें रखी जाती थी, गविष्टि, ऐसे ही गाय को अघन्या कहा गया। अगला, कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित नहीं है? देखिए, उपनयन संस्कार ये होता था कि यदि उपनयन संस्कार किसी बच्चे का हो गया तो ये माना जाता था कि अब यह शिक्षा के पाने के योग्य हो गया है, क्योंकि उस समय शिक्षा मैथमेटिक्स वगैरह की इस तरह तो होती नहीं थी। वेद और इन सब चीज़ों को याद करवाया जाता था। अगर बच्चा बहुत छोटा होगा तो कैसे पढ़ेगा? तो उसका उपनयन संस्कार करने के बाद से माता पिता उसको उनके गुरु के साथ उनको भेज देते थे आश्रम, वहां जाकर पढ़ते थे। तो उपनयन होने के बाद ही जाते थे, तो ये भी शिक्षा से संबंधित है। इसमें पूछा है नहीं है। अगला, समावर्तन। समावर्तन तब होता था जब उनका ब्रह्मचर्य पूजा पूरा हो जाता था, मतलब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी और जब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में आते थे उसके पहले समावर्तन होता था। ये सब 16 संस्कारों में आते थे, 16 संस्कारों में। ठीक, इसी में ब्रह्मचर्य होता था। ब्रह्मचर्य मतलब जब गए हैं अपना वहां पर विद्या ग्रहण करने तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। सीमांतोन्नयन, ये भी 16 संस्कारों में है। यह तब होता था जब मान लीजिए कोई शिशु, कोई बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा हो, तो या तो छठे मंथ में या तो 8वें मंथ में होता क्या था, सीमांतोन्नयन में, कि जो माँ होती थी, शिशु की माँ जो होती थी बच्चे की, उसके बाल को उसका पिता संवारता था। ठीक, और उनको पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होता क्या था कि वहां पर विष्णु जी की शंख चक्र और गदा लिए हुए मूर्ति को, या उनके जो भी कोई फोटो वगैरह रहती है, उसको ले जाकर उन बच्चे के, मतलब माँ के पेट पे लगाया जाता था और उनके सीने पे लगाया जाता था। यह माना जाता था कि इससे जो बच्चा होगा बहुत ही शीलवान होगा, बहुत गुणवान होगा, उसमें नैतिक जिम्मेदारियां बहुत होंगी, नैतिक गुणों से युक्त होगा, है ना, ये सब चीजें। और पिता के बाल संवारने का लॉजिक ये था कि वो कठिन दिन होते हैं बहुत ही ज्यादा, उसमें इस तरह से बाल संवारना मतलब एक तरीके से उनकी देख रेख करना। तो माँ मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत होती थी और इमोशनली वो समझती थी कि हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट है ना, इसलिए ये 16 संस्कारों में यह रीति रखी गई है। तो ये सीमांतोन्नयन नहीं होगा क्योंकि इसका शिक्षा से संबंध नहीं था। अगला, ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दहेज, विधवा, बाल विवाह, वधूमूल्य। तो जब विवाह के बारे में मैंने बताया है तो मैंने बताया है उसमें बाल विवाह नहीं होता था। अगला, ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या अलंकरण क्या था? निष्क जो था एक सोने का, सोने को निष्क कहते थे, वो गले का आभूषण हुआ करता था, तो ये गला हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? ऋग्वैदिक वाले देखिए परिचित चाहे जिससे भी हो, वर्णन केवल जौ का मिलता है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में जौ का वर्णन ज्यादा मिलता है, तो ये हो जाएगा जौ। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो गेहूं और चावल बन गई। यही हम लोग देखेंगे, यही बाद में जब चावल की वजह से भी गर्भधारण करने की भी क्षमता बढ़ी और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध के बढ़ने का कारण भी यही था। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो गेहूं और चावल। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? देखिए, उपनिषदी जो चिंतन है इसको बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, जो विद्वान हुए हैं, इसको बहुत ज़्यादा इन लोगों ने सपोर्ट किया है। उपनिषदों में क्या है, ज्ञान मार्ग, ज्ञान को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। जैसे उसमें आत्मा क्या है ना, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगी, मोह माया से मुक्त व्यक्ति कैसे होगा, इन सब के बारे में बता। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? दर्शन में। दर्शन मतलब यह, जो व्यक्ति क्या होते हैं ना कि एकदम सोचते रहते हैं, सोचते ही रहते हैं कि ये क्या होगा, ऐसा क्या हो गया, तो ये समझिए कि बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो उसके बारे में उपनिषदों की विषय वस्तु मेन वही है। अगला, किस वेद में दवाओं का वर्णन है? तो देखिएगा, ऋग्वेद में केवल जो देवताओं की पूजा से संबंधित स्तुतियां हैं, है ना। सामवेद केवल गायन वगैरह से संबंधित है, गायन वादन इन सब से संबंधित है। जो यजुर्वेद है इसमें कर्म कांड वगैरह इसमें रखा गया है, कर्म कांड, हवन पूजन, ये सब बहुत सारी चीजें यजुर्वेद में मिलती हैं।
अथर्ववेद में है, इसमें चिकित्सा संबंधित, टोना टोटका से संबंधित ये पूछता है भाई, याद रखिएगा कि किस वेद में टोना टोटके से संबंधित चीजें बताई गई हैं, तो अथर्ववेद है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी अथर्व में कहा गया है कि प्रजापति सभा और समिति को प्रजापति की 2 कन्याएं कहा गया है ना। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास कहाँ बनाया, तो हमने हमेशा कहा है कि आर्यों ने, क्योंकि यही हमने पढ़ाई है कि आर्यों ने सप्त सिंधु प्रदेश को अपना निवास स्थान बनाया, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सप्त सिंधु प्रदेश। अगला, महाभारत का मौलिक नाम क्या था, जो मूल नाम था वह था जय संहिता। महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता था। उसका अगला प्रश्न, ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई है, तो ऋग्वेद जहां पर लोग रहेंगे वहीं तो रचना होगी। तो रचना कहाँ पे हुई, लोग रहते कहाँ थे, सप्त सिंधु प्रदेश में, तो ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई होगी, माना जाता है कि ये सप्त सिंधु प्रदेश में हुई होगी। तो ये था, कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, वो आप लोग आराम से देखते रहिए, है ना। और हो सकता है इसको पॉज कर करके भी आप देख सकते हैं, 1-2 बार यदि आपने देख लिया ना, तो आपके सारे क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से हो जाएंगे, जो आप लोग के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए आगे, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऋग्वेद में आर्य जो है वो गुण का द्योतक है, मतलब श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता था, श्रेष्ठ, या कोई अगर बहुत अच्छा व्यक्ति है उसको कहा जाता था, है ना। हे श्रेष्ठ, हे आर्य, वो है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत निष्ठ थी। वेद हमारे संस्कृत में ही तो है, तो ऐसे समझिए संस्कृत। अगला, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें कहा गया है, कि कहाँ कहा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में। अभी मैंने पीछे बताया किसमें कहा गया है, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते, जो अशोक स्तंभ है ना उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, या कहीं पुलिस स्टेशन में, कहीं कोर्ट रूम में जाएं, हर जगह पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, गाड़ियों पे, है ना, सरकार का मेन एम्बलम जो है वहां पे लिखा रहता है। वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये मुंडकोपनिषद में। अगला, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता थे, कौन थे, पूषण। उत्तर वैदिक काल, देखिए यही जब ऋग्वैदिक काल था ना, तो यही पूषण जानवरों को रास्ता दिखाने वाले देवता के रूप में पूजे जाते थे, है ना। फसल के देवता, कि कहीं फसल बर्बाद ना हो जाए, खड़ी है तो बर्बाद ना हो जाए, उसके देवता थे। बाद में किसके हो गए, माना गया कि शूद्रों के देवता हो गए। अगला, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, तो गोत्र का सबसे पहले जो उल्लेख हुआ है ना वो ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में ऐसा माना गया था कि जहाँ पर लोग एक स्थान पर रहते थे, उनके जानवर पशु एक जगह पर बांधे जाते थे, और वो गाय अधिकतर जब एक जगह पर बांधी जाती थी, जिसकी इसकी गाय, वो एक गोत्र के माने जाते थे। ठीक है, तो ये ऋग्वेद से संबंधित हो जाएगा। अगला, वैदिक कर्मकांड में होता था, होता, अच्छा, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है, होता, होता देखिए ये प्रकांड विद्वान होते थे जो कि यज्ञ करवाते थे, किसमें, ऋग्वेद में। तो ये ऋग्वेद में जो पंडित पुजारी होते थे ना उनको होता कहा जाता था। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कई मरतबा पीसीएस वगैरह में भी पूछा गया है। आगे, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, ये मूल लिपि कौन सी थी, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था पहले। अगला, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किसमें चलता है, तो अभी मैंने बताया कर्म कांड, यज्ञ, ये सब चीजें जो अधिकतर किसमें है, ये यजुर्वेद में कहा लिखा गया है ना। टूना टुटका अथर्ववेद हो जाएगा, गायन वादन सामवेद हो जाएगा, मतलब वो सारे गामा से याद रखिएगा, सामवेद, है ना, इस तरह से। और ऋग्वेद में तो भाई देवताओं की स्तुतियों से संबंधित है। अगला, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो सोम एक देवता होते थे, है ना, उन्हीं के नाम से सोमरस भी आगे आएगा। अब पता नहीं इसमें प्रश्न में आएगा कि नहीं, उन्हीं सोम को ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, तो 9वां। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो देखिए उपनिषदीय चिंतन में जीव, ब्रह्म, मोक्ष, आत्मा, परमात्मा, ये सब की चर्चा कहाँ मिलती है, कभी पूछते तो ये उपनिषदों का ये चिंतन है। अगला, ऋग्वैदिक काल की जनता मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी, मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में। देखिए इसमें जो है ना एकेश्वरवाद तो नहीं ही होगा, क्योंकि वो लोग बहुदेववादी थे, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। मूर्ति पूजा
के साक्ष्य जो हैं उसमें नहीं मिले, क्योंकि लिखा हुआ हमें वेदों से ही तो मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य तो ज़्यादा मिले नहीं। देवी पूजा, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें देवी पूजा, लेकिन बलि एवं कर्मकांड के साक्ष्य वहां पर मिले हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन ऋग्वेद है आपका, है ना। अगला, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो देखिए सिंधु सभ्यता जो है इसमें ऑप्शन में गलत टिक हो गया है। सिंधु सभ्यता होगा आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें इतिहास लिखा तो गया है, मिला तो है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। और प्रागैतिहासिक काल में क्या केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। और तीसरा क्या होता है? ऐतिहासिक काल, जिसमें इतिहास लिखा गया है, समझा भी गया है, सब कुछ मिला है? तो ये आद्य ऐतिहासिक होगा, न कि प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस नदी की घाटी में विकसित हुई थी? तो ये सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई थी। सिंधु नदी घाटी सभ्यता इसीलिए तो बोलते हैं। किस देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक होती थी? तो मातृ देवी का अंकन सबसे ज्यादा मिलता है। वह इसीलिए कहा जाता है कि वह सिंधु घाटी सभ्यता या जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये मातृ सत्तात्मक थी। क्या थी? मातृ सत्तात्मक। ठीक। अगला, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा गया है? तो गाय, गाय को अघन्या कहा गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ये भी हम मैंने करवा दिया है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। अगला, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ये जौ था। ठीक। अगला, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो ये नवपाषाण काल में हुई, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस और बच जाएंगे, थोड़े से हैं, उनको भी करवा देता हूं ताकि आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर कवर हो जाएगा। ये क्या है? जैसे ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र संबंधित है किससे? वरुण से, अग्नि से, विष्णु से, यम से। देखिए जो ऑप्शन है इसमें अग्नि होगा। वैसे तो ऋग्वेद में सर्वाधिक जो सूक्त है, जो मंत्र है, वह इंद्र से समर्पित है, 250 सूक्त। लेकिन उसके बाद अग्नि को 200 सूक्त है। तो ये किस क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? अग्नि। बाकी वरुण के है नहीं इतना ज्यादा। ऋग्वैदिक धर्म कौन सा था? बहुदेववादी। बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, इसलिए बहुदेववादी, है ना। जिसमें मैंने बताया था कि हिनोथिज्म भी चला था। हिनोथिज्म का मतलब कि जिस समय जिस देवी देवता को वो लोग पूजा करते थे, उसी में सारे गुण पिरो देते थे, मानते थे कि यही सर्वेश्वर है ना, वो चीज। निम्नलिखित में से अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो ये तैतरेय है। इसको तैतरेय भी कई जगह लिखा जाता है, तैतरेय। तो दोनों में से कुछ भी आ जाए तो आप लोग कर दीजिएगा। अगला, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ये भी अथर्ववेद से संबंधित है। अगला, गौडवहो के रचयिता कौन थे? वाकपति। ये पूछा जाता है कई बार, ध्यान रखिएगा। ये गौडवहो वाकपति, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक। अगला, महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या है? इनका जन्म स्थान कुंडग्राम है। आगे आप लोग को जैन धर्म भी पढ़ाऊंगा, सारी चीजें हम लोग बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं, इसलिए हमने इन सब क्वेश्चंस को रखा है। अगला, हड़प्पा सभ्यता क्या थी? यह नगरीय सभ्यता थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में ही नगरों के साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो सबसे पहले मिले थे। जब उसकी कानून फोटिंग डेटिंग की गई तो सबसे पुराने यही थे जहाँ पे नगर मिले। इसके बाद से फिर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब महाजनपद बने, तब द्वितीय नगरीकरण के साक्ष्य मिले, है ना। तो ये क्या हो गया? नगरीकरण। अगला, प्राचीन काल में निष्क क्या था? स्वर्ण का आभूषण था। भाई मैंने पिछले भी बताया, पहले भी बताया। अगला, चीनी यात्री भारत को किस नाम से जानते थे? तो यिन तू नाम से जानते थे, चीनी, यिन तू। अगला, शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ये वैदिक धर्म से है। बौद्ध धर्म में देखिए ब्राह्मण और बौद्ध और जैन में तो वहां पे तो जाति का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो ब्राह्मण होगा कहाँ से? इस तरह से याद रखिएगा कि ये शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? वैदिक धर्म से। अगला, निम्न में से कौन वैदिक साहित्य नहीं है? तो देखिए वेद, आरण्य, उपनिषद ये सारे वैदिक हैं। जातक जो है ना, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये इसमें नहीं है, पूछा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? जातक। अगला, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? देखिए कालीबंगा आपके राजस्थान में है, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। लोथल जो है ये गुजरात में है, आलमगीरपुर आपके यूपी में है, मेरठ के पास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? हड़प्पा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुबकांगीडोर, ये सब पाकिस्तान में है। अगला, हड़प्पा सभ्यता किस नदी की घाटी में विकसित हुई? तो ये हुई आपकी
सिंधु नदी घाटी में, इसीलिए तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता बोलते हैं। अगला, लहुरा देवपुरा स्थल किस जिले में है? तो यह है आपके संत कबीर नगर में। यहाँ से धान के मतलब साक्ष्य मिले थे, है ना, तो याद रखिएगा। गोरखपुर के पास एक संत कबीर नगर एक जिला है, वहां से। अगला, हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है, पहले भी बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल, ये भी बताया था। वहां से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला था, वहां पे हाथी दांत का स्केल मिला था। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो आप मोहरों पे इसका अंकन है ना, मोहरों पे लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। अगला, सिंधु सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा होती थी? तो इसमें बस पीपल की होती थी, बाकी किसी की नहीं। तभी से वृक्ष पूजा भी चालू हो गया, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से वृक्ष पूजा, जल पूजा, जितनी भी पूजा होती है, मूर्ति पूजा, मातृ देवी की पूजा, पशु पूजा, सूर्य की पूजा, अग्नि की पूजा, जल की पूजा, तभी से सब चालू हो गया था। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये सब जो पूजा पद्धति जो चलती आ रही है सनातन है। सनातन मतलब सदियों से चलती आ रही है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये प्रथम नगरीकरण का भी मैंने बताया था। इसके बाद द्वितीय नगरीकरण 6ठी शताब्दी ईसा में आया, पूर्व में आएगा। बस एक दो क्वेश्चन और है। सर्वप्रथम हड़प्पा पुरास्थल का उत्खनन किसने किया था? तो डी.आर. साहनी जी ने किया था, दयाराम साहनी इनका नाम था। अगला, कालीबंगा पुरास्थल कहाँ पर स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में। तो यह है राजस्थान, ठीक है। तो ये रहे आपके प्रश्न। और यदि आपको, आप लोग इसको एक दो बार सुन लेते हैं ना, एग्जाम में जाएंगे इनमें से पक्का प्रश्न आने वाले हैं। मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आ जाएंगे। अगला एक वीडियो और ले आऊँगा, उसमें से क्या हो जाएगा, आपके जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री से आने वाले प्रश्न हैं उन्हीं सब में से हो जाएंगे, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में जो आने वाले हैं। तो आप लोग इसी को थोड़ा सा एक दो बार देख लीजिए, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।